देख लेते हैं इंशाल्लाह और फिर आगे चलते हैं। हमें चूंकि इस बात का अंदाजा तो है कि जब हम अपना फील्ड वर्क जो है वो मुकम्मल कर चुके होंगे, तो अपने बहुत सारे काम हमने मुकम्मल कर लिए होंगे फील्ड वर्क के दौरान। तो उसमें हमने क्या क्या काम कर लिए होंगे, वो ये 3 काम है जो हमने ज़रूर, वो ये कि पोटेंशियल मॉनिटरी एरर्स की जो इवैल्यूएशन करनी थी, जो आइडेंटिफाई करना था, जो जो हमने फाइंड आउट करनी थी हमने कर ली होंगी। और इसके साथ साथ जो कंप्लायंस विद अथॉरिटी वायलेशन हैं, यानी रूल्स और रेगुलेशन की जो वायलेशन हुई है, वो भी हमने इस वक्त तक सारी जो भी हमारे सैंपल में थी वो हमने उसके मुताबिक चीज़ों को तलाश कर लिया होगा। और इस तरह इसके साथ साथ इंटरनल कंट्रोल की जो डेविएशन हमारे सामने आई थी वो हमने अब तक नोट कर ली होंगी। ये 3 काम ऐसे होते हैं कि जो जब फील्ड वर्क का जो स्टेज है या जो फेज है या जो ये पार्ट है हमारा, ये मुकम्मल होता है, तो ये तमाम ये 3 काम कम से कम जितने एरर्स आएंगी या डेविएशन हमारे सामने आएंगे इस दौरान, तो वो हमने उन सारी चीज़ों को एवेल्यूएशन के फेज में डील करना है। यानी अब हम उनकी एवेल्यूएशन करेंगे, उनको देखेंगे कि किस एरर के साथ क्या सलूक करना है, और जो डेविएशन है उनके साथ हमने क्या क्या उनके साथ रवैया अख्तियार करना है, उनको कैसे प्रेजेंट करना है, उनकी क्या हमारे सामने उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उन सारी एरर्स की या उन डेविएशंस की, या जो वायलेशन है उनके हमारे 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 ऑडिट के सामने क्या उनकी पोजीशन बनती है, उसको हमने इस स्टेज पे चेक करना है। तो ये बात आपको जरा याद रखनी है कि ये जो एरर इवैल्यूएशन है ये 3 स्टेजेस में की जाती है। अगर कहीं आपके पास कोई एमसीक्यू भी आ जाए तो कम से कम ये आपको ये लिखें कि एरर इवैल्यूएशन इज डन इन 3 स्टेजेस। नंबर 1, या द फर्स्ट वन इज द ऑडिटर रीचेस ए कंक्लूजन ऑन द रिजल्ट्स ऑफ ईच टेस्ट। जो उसने टेस्ट किए हैं, यानी मुख्तलिफ चीज़ों के उसने टेस्ट किए होंगे, इंटरनल कंट्रोल के टेस्ट किए होंगे, उसके साथ उसने सब्सटेंटिव टेस्टिंग की है मुख्तलिफ एरियाज की, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं अब उसने वो टेस्ट करके उसके पास उनके हवाले से जो कंक्लूजन उसने ड्रा करना था वो उस कंक्लूजन ड्रा कर चुका होगा। सेकेंडली, द ऑडिटर रीचेस ए कंक्लूजन ऑन ईच कंपोनेंट। अगर ऑडिटर ने या कोई कंपोनेंट्स जो जो हमने डिटरमिन किए थे कि इन कंपोनेंट्स का हमने ऑडिट करना है, तो वो कंपोनेंट का जो जो ऑडिट के जो रिजल्ट आया उनका, उसके भी जो जो प्रॉब्लम्स थे, जो वहाँ पे एरर्स हमें नजर आई, वो हमने उनको टेक अप कर लिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया, और अब हम उनकी एवेल्यूएशन प्रॉपर तरीके से करेंगे। और आखिरी बात ये कि वो इस स्टेज पे पहुंच चुका होगा ऑडिटर अब कि उसने जो कंक्लूजन ड्रॉ करना था एज ए होल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी इस स्टेज पे पहुंच चुका होगा कि उसने क्या कंक्लूजन इसके बारे में ड्रॉ करना है। यानी एरर एवेल्यूएशन की जो पोजीशंस हैं, जब हमें एरर्स मिल जाती हैं तो 3 स्टेजेस में उनकी एवेल्यूएशन हो जाती है, ईच टेस्ट के लेवल पे, ईच कंपोनेंट के लेवल पे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल के लेवल पे। ये 3 बातें हमने याद रखनी है कि एरर एवेल्यूएशन के हवाले से, क्योंकि अभी ये जो हिस्सा है एवेल्यूएशन का हमारा ये चैप्टर है, तो एवेल्यूएशन जाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ऑडिटर का, कि जो कुछ उसने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म की है, जितना ऑडिट वर्क उसने परफॉर्म किया है, जो जो टेस्ट उसने परफॉर्म किए हैं, उनमें से जो जो चीज़ें उसे नजर आई हैं उनकी एवेल्यूएशन बड़ी प्रॉपर तरीके से करनी है, क्योंकि उसकी सारी एक्टिविटी का जो अल्टीमेट दारोमदार है वो उसकी इस एवेल्यूएशन पे है कि वो आप क्या कैसे कैसे किसी भी जो उसके सामने चीज़ें उसके रिजल्ट को के ऊपर अपने कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए। क्योंकि इसके साथ साथ उसने ये भी किया होगा कि जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटेड टेक्निक्स हैं उनको भी उसने किया होगा, और वो चूंकि ऑडिटर के से हम तवक्को करते हैं कि वो कंप्यूटर का यूसेज करेगा, तो इसी तरह कैट के जरिए से भी उसने कुछ एवेल्यूएशंस कर ली होंगी अपनी एरर्स की जो जो उसके सामने आई हैं। तो उसके चूंकि कंप्यूटर से एरर्स की एवेल्यूएशन करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो ये 3 एडवांटेजेस हैं, ये आपने ध्यान में रखने हैं। ये आप तो माशाल्लाह इन चीज़ों को समझते हैं काफ़ी। वो ये कि कैलकुलेशंस आर मच क्विकर यूजिंग कंप्यूटर पावर and manual calculations are complex and prone to error, and computers produce much more accurate and reliable results.
ऑडिटर्स आर देयरफॉर स्ट्रांगली एनकरेज टू यूज कैट्स। अब ये कैट्स है चूंकि एक ऐसा इससे कुछ लोग जो है माशाल्लाह इसमें बड़े अच्छे महारत रखते हैं, उनको इसकी एफिशिएंसी उनके पास अवेलेबल है, वो जानते हैं कि कंप्यूटर्स को कैसे यूज किया जाता है। तो एक ऑडिटर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अब क्योंकि ये आईटी का जमाना है तो कंप्यूटर्स का जमाना है, तो कंप्यूटर का यूसेज एक ऑडिटर को अच्छी तरह से आना चाहिए, और ताकि वो अपनी जो बहुत सारे काम है उनको कम से कम टाइम में और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की पोजीशन में होता है। और चूंकि जैसे हम ये कह रहे हैं कि जल्दी भी होगा काम, लेकिन साथ साथ ये भी होगा कि बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस होती हैं या और जो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं उनको उनमें से मैनुअली करने में कोई प्रॉब्लम्स तो हो सकते हैं, कोई गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर की मदद से उम्मीद होती है कि वो ज्यादा बेहतर होंगी, यानी हम ये कहते हैं कि वो कम से कम 99% बेहतर होंगी। इसी तरह हमें जो रिजल्ट मिलेगा कंप्यूटर की यूसेज से वो ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा रिलायबल भी होगा। अब चूंकि इसमें एक बड़ी अहम बात ये जानने वाली है, जैसे हम जब फेडरल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते हैं यहाँ पे AGPR इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है उसको हम SAP कहते हैं, SAP R3 का जो यहाँ पे है सिस्टम, यानी सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट के हवाले से यहाँ पे जो कि अभी 2 मॉड्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं। एक मॉड्यूल को हम कह रहे हैं कि ये FI का मॉड्यूल है और दूसरा जो मॉड्यूल है जिसमें हम पे एंड एनालिसिस का कर रहे हैं वो यानी HR का मॉड्यूल है। अब पे एंड एनालिसिस में जब हम देखते हैं तो तकरीबन 70 से 75 हजार बंदा, या हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही अभी हो, जो लोग AGPR से अपनी पे ड्रॉ करवाते हैं। अब 75 हजार बंदे का मैनुअली बहुत सारी चीजों को देखना बहुत मुश्किल काम है। अब चूंकि कंप्यूटर का डेटा अगर हमें मिल जाता है ऑडिटर वहां से HR का जो मॉड्यूल का है, तो हम अपने जो सिस्टम्स है, हमारे पास जो ऑडिट की जो टेक्निक्स हैं जिसको हम ACL कहते हैं, ऑडिट कमांड लैंग्वेज, वो एक कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक है ऑडिट करने के लिए, तो उसकी मदद से हम बहुत जल्द उसकी एवेल्यूएशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम चेक कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कैट्स का यूसेज हमें आता है और हम इसको सही तरीके से करने की हमें एहलियत भी हमारे अंदर मौजूद है, तो हमें अपने काम में बहुत सारी आसानी हो जाती है। तो लिहाजा ऑडिटर्स को चाहिए, जितने भी मेरे ऑडिटर स्टूडेंट्स हैं उनको अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि अव्वल तो ये कि वैसे कंप्यूटर के हवाले से जो चीज़ें जैसे एक्सेल है ये ज़रूर आना चाहिए एक ऑडिटर को, वर्ड के साथ साथ एक्सेल में बहुत सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं। और जब भी आपको मौका मिले, हमारी जो ऑडिट अकाउंट्स अकेडमी है अभी इस्लामाबाद में भी, अगर वो कोई ऐसा कोर्स कराती है जो ACL के हवाले से है, तो कोशिश करें कि उस ACL के कोर्स को ज्वाइन करें और उसको उसकी जो टेक्निक्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, या आपको अपने प्रैक्टिकल वर्क में फील्ड में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगी इंशाल्लाह। अब चूंकि जो एरर्स हम एवेल्युएट कर लेते हैं, जितनी भी एरर्स हमारे सामने आती हैं हमारे तमाम टेस्टों के दौरान, चाहे हमने किसी सिंगल का टेस्ट किया है या कंपोनेंट का टेस्ट किया है या एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम जब उनके टेस्ट करके जब फाइनलाइजेशन की पोजीशन कर लेते हैं, तो जो भी रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। और वो जो प्रोजेक्शन होती है, चूँकि बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो डेफिनेटली हम सैंपल ही ड्रॉ करते हैं उस पॉपुलेशन में से, तो उस वो जो सैंपल होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है चूँकि, तो लिहाजा जो एरर्स हमें सैंपल में मिलती हैं उन एरर्स को हम प्रोजेक्ट करते हैं, उनको हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ एरर्स भी कहते हैं, और एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ एरर्स भी कहा जाता है। एक्स्ट्रापोलेट करना यानी वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर उसको फैला के एक साइंटिफिक तरीके से उसका एक रिजल्ट निकालना कि अगर हमारे एरर्स में, हमारे सैंपल में इतनी एरर्स अगर हमारे सामने आई हैं तो हमारी पूरी पॉपुलेशन में कितनी एरर्स हो सकती हैं, उसकी हम प्रोजेक्शन करते हैं प्रॉपर तरीके से और उसकी प्रोजेक्ट करके तो अपने रिजल्ट निकालते हैं। तो ये एक हमारा ऑडिटर का ये बड़ा काम होता है स्टेज पे। इस चैप्टर में कोई ये जो 5-6 खास किस्म की टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, जो की टर्म्स हैं, इसको हम बार बार भी इस्तेमाल करते रहे हैं और आगे भी इस्तेमाल यूज करेंगे। नॉन एरर, जिसको हम KE कह लेंगे, अगर KE लिखा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए KE में लाइकली एरर, MLE, फर्दर पॉसिबल एरर FPE, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर MP। इनकी क्या डेफिनेशंस हैं ये हम आगे चल के देखते हैं। तो इस किस्म की डेफिनेशंस हैं
मैं आपके लिए एक जो आपका अपेंडिक्स ए है हमारा, उसको भी मैं इंशाल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। उसकी स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर लूंगा, मैं तैयार कर रहा हूँ उसको भी इंशाल्लाह। उससे ये होगा कि उसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। जो अपेंडिक्स ए है हमारा फैम का, उसमें आप खुद भी उसमें देखें। अगर आपके पास बुक्स, अव्वल तो आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए हर हालत में, जिसको हम फैम की बुक कह रहे हैं, और स्टैंडर्ड ऑडिट वर्किंग पेपर किट भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि इनसे ही आपके पास अगर अवेलेबल नहीं होंगी तो आपको बहुत सी मुश्किल हो सकती हैं आप पेपर के दौरान। लिहाजा जिन लोगों को किताब साथ ले जाने की इजाज़त है, उनके पास ये किताबें ज़रूर होनी चाहिए। और जो विदाउट बुक्स हैं, उनको तो बुक्स तो पढ़नी है, उनको भी पढ़ के तो, क्योंकि वर्किंग पेपर किट में से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है फैम के साथ, तो लिहाजा वर्किंग पेपर किट को भी देख के जाए। चीज़ है, इस तरह बड़ा ज़रूरी होता है कि कोई चीज़ आपसे रह ना जाए। अब नॉन एरर को हम कैसे कहते हैं, या इसकी डेफिनेशन क्या है? ये वन सेंटेंस है। The known error is the sum of the errors that the auditor actually finds during the audit. यानी जो उसने दो सूरत हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो उसने सैंपल ड्रा नहीं किया और उसके पास फिर भी उसने कुछ एरर्स हैं बगैर सैंपल के, कुछ स्मॉलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी जिसमें से 100% को चेक करना आसान था। तो जो एरर उसने वहां से तलाश कर रही है वो नॉन एरर है, उसको पता है कि ये इस पॉपुलेशन के अंदर ये एरर्स हैं। और अगर सैंपल भी ड्रा किया है तो सैंपल में से जो जो उसको एरर्स मिली हैं वो उसकी नॉन एरर है। यानी वो एरर्स जो ऑडिटर ने फाइंड आउट कर ली हैं, उसके रिजल्ट के तौर पर या उसके नॉलेज में आ गई हैं, उनको हम नॉन एरर कहते हैं। और उसका रिकॉर्ड उसके पास अवेलेबल है, एविडेंस यानी डॉक्यूमेंटेशन उसके पास अवेलेबल है उस नॉन एरर की। तो वो जो एरर्स हैं उनको हम नॉन एरर कहते हैं। और ये जी सर, आवाज आ रही है मेरी? सर स्क्रीन शेयर करा जी सवाल के सर। नहीं साहब, आ रही है आवाज आपको? आ रही है सर। अच्छा, ये तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं, ग्रुप ए के भी हैं, ग्रुप बी के भी हैं। हम जो फिजिकल क्लास रख रहे हैं सर की, नईम साहब की, उसमें 2 दिन क्लास होगी फिजिकल। एक होगी वेडनेसडे के दिन यानी कल, और एक परसों होगी, और 3 बजे से होगी। 3 to 5 में या 5:30 तक हम करेंगे इसको। उसमें ये है कि जो वेडनेसडे का दिन है उसमें जी वो जी ग्रुप में डाल वालेकुम देगा अपने सलाम, आ स्टूडेंट्स। रही है आपके बात, जी आप ठीक हो गए? और जो वेडनेसडे के ठीक दिन है है, उसमें ग्रुप ए आएगा, और जो अभी थर्सडे का दिन है उसमें ठीक है, ग्रुप बी आएगा। अभी ठीक है। इनको ये हम प्रॉब्लम उसमें ग्रुप हुआ में भी है डाल कुछ, देंगे। ठीक है सर, आप नईम साहब कंटिन्यू करें सर।
कौन हूँ महाराज जी नेट में? अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तो देखिए परेशानी बांट करते हैं। हेलो, ये आवाज आ रही है? जी सर, जी सर आ रही है आपकी आवाज। कोई मसला होता है ये Recording in इंटरनेट progress. अनस्टेबल की भी आ रही है साथ साथ में। Recording stopped. चले सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत है। सर आवाज आ रही है मेरी? सर वॉइस क्लियर नहीं आती। आप देखिए, आप स्क्रीन से आवाज आ रही मेरी उधर से? आप देखिए आवाज आई कि नहीं? जी जी सर आज आप आवाज ये क्लियर है सर। प्रॉब्लम है ना, वो उसमें हमारे घर के भी नेट जो है वो सब बंद हो गए हैं। अभी आवाज क्लियर हो गई, ठीक है। कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम हो Recording रहा है। in progress. चलें देखते हैं कुछ। जी अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है सर। जी हसनैन, आवाज आ रही है मेरी बेटे? चलें Recording चलें, हम stopped. आगे चलते जी हैं। सर आवाज आ रही है। स्टूडेंट्स को भी आप आवाज, जी जी ठीक है ठीक है। चलिए अल्लाह ताला करे कि कुछ चल जाए काम हमारा। Recording in progress. अच्छा जी, नहीं आ रही आवाज। हमारी नॉन एरर के बाद जो अगली हमारी डेफिनेशन है वो मोस्ट लाइकली एरर की, जिसको हम एमएलई कह रहे हैं। द मोस्ट ऑफ द एरर इन द जी नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही जी? Recording stopped. सर आवाज आ रही है। हेलो, नहीं खाते हैं। ठीक है ठीक है। चलिए सर आ रही है, चलिए, थोड़ी ठीक है, तो फिर डिस्टॉर्शन है, आप चलते हैं, कंटिन्यू आगे रखें। तभी आप पियेंगे? तो मोस्ट लाइकली एरर की जो डेफिनेशन पैनाडोल है मेरे पास है। आए जी Recording in progress. दोबारा अच्छा चलिए। जी, मोस्ट एरर की, मोस्ट लाइकली एरर की बात कर रहे हैं। ये वो एरर है, ये वो जो रिप्रेजेंट करती है उस चीज को एरर, जो ऑडिटर अपने एस्टिमेट्स बनाता है पूरी पॉपुलेशन के लिए, उसमें जो उसने नॉन एरर्स को मिली थी उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट एरर ऑफ आवर रिजल्ट्स, में से हमने जो नॉन एरर हमें मिली उनके बेसिस पे हम देते हैं इनको। जरा थोड़ा सा अपर एरर लिमिट क्या होती है जी? The upper error limit represents the maximum possible error that could exist in the population at a given confidence level. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लास्ट में गिवन कॉन्फिडेंस लेवल, ये हर जगह तकरीबन इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर जो हमारे एमएलई और मुख्तलिफ चीजें हमारी डिफरेंट आ सकती हैं। लिहाजा जब भी आपने ये अपर एरर लिमिट की बात करनी है, इसी तरह पीजीडब्ल्यू फैक्टर है या बेसिक प्रिसीजन फैक्टर्स हैं, बेसिक प्रिसीजन है, वो हमारी हर कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से ये डिफरेंट हो सकती हैं। लिहाजा
द अपर एरर लिमिट को आपने यूं उसकी डेफिनेशन कर देनी है, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल एरर दैट कुड एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन एट ए गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है? और हमने यूएल को जब कैलकुलेशन में हमने बात की थी तो हमने कहा था कि ये 3 चीजों से मिलकर बनती है अपर एरर लिमिट। एक को हम कह रहे हैं एमएलई, दूसरी को हम कह रहे हैं बेसिक प्रिसीजन, और तीसरी को कह रहे हैं पीजीडब्ल्यू यानी प्रिसीजन गैप वाइडनिंग। तो ये 3 चीजों को जब ऐड अप किया जाता है, ये जो एरर्स हैं, तो इट बिकम्स अपर एरर लिमिट। अब अगर अपर एरर लिमिट में अगर कोई एक भी मिसिंग होगी तो अगर फॉर एग्जांपल ये हो सकता है एट टाइम्स कि कोई आपके पास एमएलई आपके पास हो ही नहीं, ये मुमकिन है कि कोई एमएलई आपके पास ना हो, यानी कोई एरर आपको पॉपुलेशन में से ना मिले, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर जो बेसिक प्रिसीजन होती है उसको कंसिडर किया जाता है, सिर्फ बेसिक प्रिसीजन को फिर एज अपर एरर लिमिट। हमारा फहम हमें ये भी बताता है, ये भी जरा ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर मोस्ट लाइकली एरर कहेंगे तो मोस्ट लाइकली एरर भी नहीं होगी, तो लिहाजा इन द एब्सेंस तो हमें अगर पूछा भी जाए कि जो बेसिक प्रिसीजन होती है दैट कैन एज अपर एरर लिमिट, ये भी आपने ज़हन में ख्याल रखिएगा। पॉपुलेशन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सैंपलिंग यूनिट और population of purchases for the year may become cash disbursements या supply purchases or individual ये आज कोई पता नहीं क्या बात है, हम अपनी लास्ट ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं लेकिन आज भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। चलें, बहरहाल कुछ चीजें अगर रह भी जाती हैं हमारी तो हम उसको कल और परसों इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो असरैन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, बस ठीक है। वो ये प्रॉब्लम होता है, मुझे बार बार ये कनेक्शन जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मुझे शक पड़ता है कहीं ऐसा आवाज जा ही ना रही हो मेरी, तो प्रॉब्लम होगा। चले खैर तो ये इस किस्म की मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल पॉपुलेशन साइज के हवाले से, कोई अगर कैश डिस्बर्स की है तो Recording in वो हमारी progress. पॉपुलेशन हो सकती है, सप्लायर की इनवॉइसेस हैं वो हो सकती है, चेंजेस भी हमने की है, कोई हमारे की है, दैट पेमेंट इज टेकन एज पॉपुलेशन, उसके बेसिस पे हम फिर सारी कैलकुलेशन आगे बाकी करते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड होती हैं। प्लान प्रिसीजन क्या होती है? प्लान प्रिसीजन इज द मटेरियलिटी अमाउंट लेस द एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। अब ये चूंकि मटेरियलिटी हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका हमने ये पढ़ लिया है कि मटेरियलिटी की एक परसेंटेज है, अगर बहुत बड़ी अमाउंट्स है तो 0.5% उसका लेंगे, और अगर छोटी अमाउंट्स है तो उसको 2% ले लेंगे, और फिर जो हमारी आंसर आएगा वो मटेरियलिटी होगी। हमने फिर 2 बातें पढ़ी आगे एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर के लिए। नंबर 1 ये है कि 20% अगर ले लें मटेरियलिटी का तो दैट इज एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर, या दूसरी कंडीशन में ये है कि जो पिछले 3 साल की एमएलई होती है उसका अगर हम टोटल कर लें और उसको 3 पे डिवाइड करके एवरेज निकाल लें तो जो एवरेज आएगा वो हमारी एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर होगी। और जब एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर को माइनस करते हैं मटेरियलिटी में से तो जो बाकी हमारे पास बचता है उसको हम प्लान प्रिसीजन कहते हैं। प्रिसीजन गैप वाइडनिंग क्या होता है जी? रिडक्शन इन प्लान प्रिसीजन इज प्रिसीजन टू ए फर्दर अमाउंट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन गैप वाइडनिंग। अब ये बाज़ ये होता है कि ऑडिटर को
अपनी जो प्लान प्रोसीजर उसने कैलकुलेट की है उसको रिड्यूस करता है किसी एक खास अमाउंट तक, वो ये ख्याल करता है कि अगर ये अभी स्टिल यानी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि हमारी वो गैप उसके अंदर हो सकता है, तो जो गैप है प्लान प्रोसीजर को रिड्यूस करने के लिए जो एक फर्दर अमाउंट उसमें से माइनस करता है उसको हम प्रिसीजन गैप वाइडनिंग कहते हैं। क्या वजह है इसकी कि क्यों ऐसा किया जाता है? द रीजन व्हाई वी नीड टू कंसीडर प्रिसीजन गैप वाइडनिंग इज बिकॉज फॉर ईच एडिशनल rupee 1 in the most likely error the UEL increases by more than everyone. Simply subtracting the expected error from materiality does not deal with this effect. Therefore, plan precision needs to be reduced by a further amount. This further amount is referred to as precision gap widening. तो ये कुछ ऐसे गैप्स का ख्याल रखना कि जो हमारी जो एरर्स हैं, जो हमारी पॉसिबिलिटी एरर होने की उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए तो प्लान प्रिसीजन को किसी एक खास अमाउंट तक मजीद रिड्यूस किया जाता है। तो वो जो रिडक्शन है जितनी कुछ परसेंटेज भी हो सकती है, कुछ लेस प्रिसीजन गैप वाइडनिंग इज रेफर्ड टू एज बेसिक प्रिसीजन. It is equal to the error that could exist in the population even if no errors were found in the sample. It therefore represents the UL when the MLE is nil. Basic precision and precision gap widening are calculated. Recording stopped. Recording in progress. अच्छा जी, आप ये देखना ये है इसके बाद यानी जो हमारी प्रिसीजन गैप वाइडनिंग के बाद जिस चीज को हम देखना चाहते हैं सैंपल साइज के कुछ इफेक्ट हो सकते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो सैंपल साइज को इफेक्ट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी सूरत हो सकती हैं जब इम्पैक्ट हो सकता है ऑन द सैंपल साइज। तो ये चंद चीजें हैं, इन चीजों को हमने डिटेल से लिख भी दी है लेकिन एक ये आपके सामने एक ये अभी जो एक ब्रीफ बना दिया गया है, एक पूरा जो 7 पॉसिबिलिटीज हैं तो सूरत में हाल में सैंपल साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कोई ये फैक्टर्स चेंज होते हैं। तो वो फैक्टर क्या क्या है, ये 7 फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं ऑन दिस सैंपल साइज। नंबर 1, पॉपुलेशन वैल्यू इंक्रीज अगर होगी तो फिर क्या होगा, सैंपल साइज विल इंक्रीज। अगर पॉपुलेशन की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सैंपल साइज विल इंक्रीज। पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस, पहले थी वैल्यू, अब पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस, नो चेंज, वैल्यू बढ़ती है यानी 1000 से बढ़कर 1015 भी हो जाती है, 1020 हो जाती है, 2004 बढ़ जाती है। किसी भी सूरत में पॉपुलेशन की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो सैंपल साइज विल इंक्रीज। और अगर सैंपल साइज सिर्फ नंबर पड़ता है, साइज से मुराद है उसकी वो ट्रांजैक्शन के नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो 1 लाख से 2 लाख भी हो जाए तो डजंट मैटर साइज जो है। लेकिन अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो सैंपल साइज चेंज होगा यानी इंक्रीज होगा फिर भी। और अगर साइज इंक्रीज होता है पॉपुलेशन का तो फिर देयर इज नो चेंज इन सैंपल साइज। इसी तरह मटेरियलिटी, इफ मटेरियलिटी इंक्रीजेस सैंपल साइज विल डिक्रीज। ये एक डिफरेंट है, ये बिल्कुल अपोजिट है उसके। अगर मटेरियलिटी इंक्रीज हो रही है किसी भी सूरत में, ये फैक्टर ऐसा है तो सैंपल साइज विल डिक्रीज। प्लान प्रिसीजन इंक्रीजेस, सैंपल साइज होती है और प्लान प्रिसीजन अगर इंक्रीज होती है तो दोनों सूरतों में सैंपल साइज विल डिक्रीज।
और जबकि दूसरी दो सूरतें हैं, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर अगर इंक्रीज होती है और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होती है, इन दोनों सूरतों में सैंपल साइज विल इंक्रीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है। और आखिरी बात के सैंपलिंग रिस्क अगर इंक्रीज होगा तो सैंपल साइज विल डिक्रीज। तो ये एक ऐसी सूरत है, इस स्लाइड को जरा आपने अपने सामने रखना है। अगर ऐसे में इसमें से कोई एमसीक्यूज के हवाले से कोई बात आपसे पूछ ले तो ये बातें जो है 7 पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। दो बातें हैं, नंबर 1 कि पॉपुलेशन वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो सैंपल साइज विल डेफिनेटली इंक्रीज। Reality and plan precision, if they increase, the sample size will decrease, opposite होगा materiality और plan precision के। इसी तरह expected aggregate error और confidence level अगर increase होते हैं तो sample size will increase, और sample risk increase होगा तो sample size will decrease। ये बातें जरा ज़हन में रखने वाली हैं, उम्मीद है कि आप इनको थोड़ा गौर से देख लें। सैंपल पॉपुलेशन आपने डिटरमिन की है, जो भी है, चाहे वो इनवॉइसेस हैं, चाहे कैश अमाउंट को आपने यानी उसकी वैल्यू को कंसीडर किया है, उसका जो एक उसमें से एक स्मॉलर पोर्शन आप एक सैंपल के तौर पर जो सेलेक्ट करेंगे, वो जो सिलेक्शन हुई वो सब सेट कहलाएगा। तो दैट इज नोन एज ए सैंपल। उसको हम यूं कहते हैं कि इज दी सिलेक्शन ऑफ ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सबसेट जब उसमें निकाल लिया जाता है तो दैट इज नोन एज ए सैंपल, उसको हम सैंपलिंग कह रहे होते हैं। इसी तरह population value, the population value is the monetary amount of the population being sampled। आमतौर पर पॉपुलेशन को वैल्यू की जब हम बात भी करते हैं तो वो मॉनिटरी टर्म्स में होगी, हमेशा इन रुपीज में होगी या डॉलर में होगी। तो जब भी बात होगी तो वो मॉनिटरी टर्म्स में होगी, ये बात याद रखने वाली है। सैंपलिंग रिस्क क्या होता है? सैंपलिंग रिस्क इज द चांस that a sample is not representative of the population from which it was selected। ये चांस हो सकता है, यानी ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पॉपुलेशन हमारे पास थी जिससे हमने सैंपल निकालना था, तो उसमें से वो सैंपल जो है वो सारे का सारा एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उस सारी पॉपुलेशन का। तो लिहाजा एक रिस्क वहां पे एग्जिस्ट करेगा। वो चूंकि रिस्क सैंपलिंग की वजह से हो रहा है कि सैंपलिंग ऐसी हो जाए कि जो उस पॉपुलेशन से रिलेट नहीं करती, कुछ और चीजें उसके अंदर सैंपल में आ गई हैं, तो लिहाजा वो जो रिस्क है दैट रिस्क इज नोन एज सैंपलिंग रिस्क। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? द कॉन्फिडेंस लेवल इज द डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट द ऑडिटर हैज दैट द सैंपल इज representative of the population from where it was selected। This is the converse of the sampling risk। कॉन्फिडेंस लेवल यानी हम जो एश्योरेंस लेना चाह रहे हैं बेसिस पे, तो उसको हम जो चली हैं, जो डिग्री ऑफ एश्योरेंस हमें वहां से मिलनी है, दैट इज नोन एज ए कॉन्फिडेंस लेवल। अब कुछ ये ऐसी चीजें हैं कि सेवरल रीजंस हैं हर मॉनिटरी एरर का कॉज फाइंड आउट करने के लिए, और वो मॉनिटरी एरर की वायलेशन हो सकती है या इंटरनल कंट्रोल की डेविएशन हो सकती है। तो उसको अनकवर करने के लिए आप क्या क्या चीजों का जो है वो देखना जरूरी है, क्योंकि वो ये जो 5 रीजंस हैं ये सामने। in the case of a test of internal control, we need to reduce reliance on a specific that reliance with additional issue। यानी आप जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और वो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर अगर कोई ऐसा टेस्ट है कि अपनी वो रिलायंस उसके ऊपर ज्यादा Recording stopped.
Recording in progress. सेकंड केस क्या हो सकता है? In the case of a test of internal control, the auditor needs to determine the cause of the deviation to develop an appropriate recommendation to help prevent the deviation from occurring in the future. ये नहीं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो देखना कि जो इंटरनल कंट्रोल की डेविएशन हुई है उसकी वजह क्या है, उसको मुस्तकबिल में इन चीज़ों को वो देखे, बाकी रीजन के साथ साथ इन चीज़ों को भी डिटरमिन करे कि क्या। और फिर इन द केस ऑफ ए सब्सटेंटिव टेस्ट, errors that affect the closing backward in 1 year may affect the filings brought forward in the following year. The auditor needs to determine cause of the error to determine which errors could affect opening balances following year. अभी substantive test में कोई errors नहीं है, financial statement उसके ऊपर Recording stopped. सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर चेक कर लें। इसी तरह investigating the cause of the error. Recording in progress. क्या बात है, कोई अभी आ रही है जी? अभी आ रही है आवाज? चेक कर रहा हूँ मैं बार बार सब चीजों को चेक कर Recording रहा हूँ, stopped. कुछ समझ नहीं आती क्या। आ रही है अभी तो सर। मैंने म्यूट भी नहीं आ, अभी आ रही है आवाज? सर आवाज बहुत डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होती है, बार बार रुक जाती है, कभी हेलो, हो जाता है सर। सर अभी आवाज आपकी क्लियर थी, पहले डिस्टॉर्शन थी, अभी फिर क्लियर हो गई, फिर डिस्टॉर्शन आ जाती है। सर आज रहने दें, फिजिकल क्लास में पढ़ाइएगा। बार बार चेक करता हूँ क्या है, बस समझ अचानक आ जाती है कोई करना प्रॉब्लम्स है। अभी को बेहतर है, सबसे ज्यादा बेहतर है जी। फिर ऐसे ही करते हैं, कल फिजिकल में सोच देखते हैं कुछ चीजों को। अतीक साहब बैठे हैं, अतीक साहब सुनिए मेरी बात। अतीक साहब हेलो। जी सर बुला रहा हूँ, एक सेकंड सर बुला रहा हूँ। सर पास्ट पेपर भी सॉल्व होंगे फिजिकल क्लासेस में? अतीक साहब बैठे हैं, हम कोशिश कर लेंगे ना, जो भी है जो चीजें हैं कर लेंगे। लेकिन ना 2 पेपर तो मैंने करा दिए, जो पीछे था मुश्किल जो टफ काम था वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। सारी चीजों को कैलकुलेशन करके आपके सामने रख दी है ये पिछले पेपर की, और जो मजीद भी बातें होगी जो आप ले आइएगा तो फिजिकल क्लास में हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस कर लेंगे, जो भी चीज को आपको कंफ्यूजन करती है इंशाल्लाह। कल फिर अतीक साहब हेलो। हेलो सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी अतीक भाई। जी जी बताएं सर। हेलो जी 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 बोले सर। ये वैसे आज ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्लास से घंटा सारे डिस्टर्ब भी हो रहा है मामला। हाँ सर, इसमें ये है कि सर इंटरनेट इशू आ रहा है कोई, जो हम आपकी आवाज जो है ना वो ड्रॉप हो रही है सर। क्लास सर करेंगे नहीं साहब बताना चाह रहे हैं कि चीजें क्लास वहाँ फिजिकल पे में इसको डिस्कस एक्सप्लेन कर कर लेंगे। लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है तो क्लियर नहीं हो रहा स्टूडेंट्स। क्योंकि मजा नहीं आ रहा बात करने का, बार बार वो कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा मोबाइल कभी आवाज बंद हो जाती है, कभी वीडियो रख लेते हैं इंशाल्लाह ऐसे। वही वजह है ना, इसीलिए अच्छा सर, बिल्कुल इसमें ये था कि इस तरह आज करते हैं ना ना इंशाल्लाह, तो बाकी चीजें वहां। अच्छा स्टूडेंट ऐसा करते हैं ना, मैं टीचर से बात कर लेता हूँ। तो इसमें ये हो सकता है कि कल जो हमारे पास फिजिकल क्लास है, वो फिजिकल क्लास हमारे पास सेक्शन ए की होगी, और जो थर्सडे के दिन है वो सेक्शन बी की होगी। और उसमें ये जो हमारी जो क्लास आज मिस हुई है, ये ऑनलाइन क्लास, इसको फिर हम आगे जाके रीअरेंज कर देंगे। जी सर, बतीन साहब से बात कर लें। अच्छा नईम साहब, मैंने ना भी स्टूडेंट्स को बता दिए कि इस क्लास को सर हम रीअरेंज कर देंगे ये फिजिकल क्लास के बाद, ठीक है सर। और कल इंशाल्लाह सर फिजिकल क्लास होगी सेक्शन ए की, जो हम 3 बजे स्टार्ट करेंगे सर। जी कल मैं सेक्शन ए को बुला रहा हूँ सर। बिल्कुल ठीक है सर, कल सेक्शन ए कर लेते हैं। और इसको जो हमारे पास ये जो क्लास हमारे पास मिस हुई है ऑनलाइन, इसको फिर बाद में एक अरेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स के लिए। जी जी बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है। ये स्लाइड जरा शेयर करवाएं सर जी। ठीक है सर, ठीक। ये स्लाइड सर जरा शेयर करवा दीजिएगा बस। ठीक, ओके, ठीक है सर, ठीक, क्लोज करते हैं सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ना सेक्शन आप ग्रुप में डाल देते हैं। सेक्शन ए की क्लास कल होगी, अभी हम इसको क्लोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल सेक्शन ए की फिजिकल क्लास करेंगे, और थर्सडे के दिन सेक्शन बी की कर लेंगे। थैंक यू जी। अतीक साहब, जी 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 बोले। सर क्या ये पॉसिबल है कि सेक्शन बी की क्लास जुमे को हो जाए? क्योंकि उस दिन वैसे भी हमारी नेम की क्लास है, तो एक दिन हो जाएंगी। फिर उसमें यार ये कि मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें थर्सडे को इसलिए रखने में उस दिन फिर भी और नेम की क्लास नहीं होती ना, थोड़ी सी क्लास अगर लंबी भी हो जाती तो कोई इशू नहीं है, लेकिन देख चले लेते हैं। ठीक है, अगर चले वैसे, अगर इसका पॉसिबिलिटी होती तो चूंकि वो फेज ही हो जाता, बहरहाल चले देख लें अपने हिसाब से, अगर जिस तरह होता मैं है। इसको इंशाल्लाह कोई करता हूँ ना, कल मैं सेक्शन ए की कल क्लास होने देना, तो कल फिर हम सेक्शन बी वाली क्लास का भी डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चले, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू।